कर रहे थे और इसमें काफ़ी मेथड्स हमने तैयार कर लिए थे, काफ़ी मेथड्स का स्टडी कर लिया था। इस बात को समझ लिया था कि भाई कौन कौन से मैकेनिकल मेथड्स हैं, मैकेनिकल डिस्पर्सन मेथड्स हैं जिनके ज़रिए हम एक कोलिडल सोल्यूशन को बना सकते हैं। इसमें अगर केमिकल मेथड्स को देखा जाए, अभी तक हमने मैकेनिकल मेथड्स देखे, अब हम केमिकल मेथड्स देखते हैं। केमिकल मेथड्स को देखा जाए, लास्ट लेक्चर में हमने वहां तक कंप्लीट कर लिया था। अब इस लेक्चर में हम केमिकल मेथड्स देखते हैं। तो उनमें केमिकल मेथड्स में पहला तरीका होता है डबल डिकम्पोजिशन। डबल डिकम्पोजिशन ऑफ सॉल्ट्स। दूसरा तरीका है ऑक्सीडेशन। तीसरा तरीका है रिडक्शन। और चौथा तरीका है हाइड्रोलिसिस। ये नॉर्मली 4 रिएक्शंस हैं जिन रिएक्शंस के बेस पर ये केमिकल मेथड्स होते हैं जिनसे हम सॉल्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। उनमें से पहला तरीका निकल के आया डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ये आपका आर्सेनस ऑक्साइड, ये आर्सेनस ऑक्साइड है आपका। और इस आर्सेनस ऑक्साइड में अगर आप गैस H2S गैस पास करें तो H2S गैस पास करने पर आपको आर्सेनिक सल्फाइड मिल जाएगा बेटा, और बाकी की चीजें बैलेंस हो जाएंगी। तो ये आर्सेनिक सल्फाइड का आपको सॉल्ट मिल जाएगा, येलो सॉल्ट मिलता है आर्सेनिक सल्फाइड का। ये आर्सेनिक सल्फाइड मिल जाएगा। और ये बाय बॉइलिंग एक्सेस ऑफ H2S कैन बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग excess of H2S can be removed। इसमें बेस्ड आपका ये चीजें हैं। एक्सेस ऑफ H2S कैन बी रिमूव्ड, है ना बेटा। चलिए अब दूसरा तरीका हम अपना सकते हैं ऑक्सीडेशन मेथड। ये कोई बहुत ऐसे महत्वपूर्ण रिएक्शंस नहीं है कि कहीं पर अगर ऑक्सीडेशन के जरिए आपको कोई सॉल्ट मिलता है तो वो ऑक्सीडेशन मेथड कहलाता है ना। जैसे आप सल्फर डाइऑक्साइड में अगर H2S पास करेंगे, जैसे अब सल्फर डाइऑक्साइड है आपका और सल्फर डाइऑक्साइड में आप H2S आपने पास की, तो सल्फर डाइऑक्साइड में जब H2S पास करेंगे तो भी आपको सॉल्ट मिलेगा, सल्फर का सॉल्ट मिल जाएगा। और सल्फर का सॉल्ट मिलेगा तो इस तरीके से आपको फिर यहाँ पर क्या मिलेगा, फिर यहाँ पर बचेगा क्या, फिर पॉसिबिलिटी केवल H2O की तो है। इस तरीके से सल्फर का सॉल्ट आपको मिलता है ऑक्सीडेशन से। अगर हम रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन से कैसे मिलता है, रिडक्शन से देखिए कैसे मिलता है। रिडक्शन के लिए जो यहाँ पर काम आने वाली रिएक्शन है वो ये है बेटा कि अगर आपके पास जैसे AuCl3 है और ये SnCl2 है तो ये आपका जो है SnCl4 बन जाएगा और Au आपका अलग हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। देखिए कहाँ से +3 से ये कहाँ गया, 0 पे गया, यानी कि रिड्यूस हो गया। ये आपका -2 से कहाँ गया, 0 पे गया, यानी कि ऑक्सीडाइज हो गया, है ना। तो इस तरीके से रिडक्शन हो जाएगा बेटा। आप सब जानते हो हाइड्रोलिसिस को। हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, हाइड्रोलिसिस में तो नॉर्मली वाटर ही के साथ रिएक्ट कराया जाता है। अब हाइड्रोलिसिस में अगर आप वाटर के साथ रिएक्ट कराते हो तो क्या होगा, बेसिकली
ये तो बहुत ही कॉमन सा आपका वो है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में जैसे आपका FeCl3 है और FeCl3 को आप वाटर के साथ रिएक्ट कर दो, इस तरीके से आप FeOH का होल थ्राइस और प्लस HCl, इस तरीके से बेटा, इस तरीके से ये आपका ही चला जाता है ना। तो 3HCl करोगे 3 3 6 हो जाएगा, तो 6 6 करो तो 3 और 2, देखिए बैलेंस हो गई होगी मुझे लगता है। तो ये जो FeOH का होल थ्राइस है ये आपका Fe का सॉल्ट मिल गया, ये Fe का सॉल्ट मिलता है। सॉल्ट में एक्चुअली ऐसे नहीं दिखाते हैं क्योंकि सॉल्ट को तो हम सेटल्ड होने से रोकते हैं ना। तो जब ये होगा और यहाँ पर FeCl3 के साथ उसके अंदर FeOH का होल थ्राइस के साथ ये तो होगा ही, तो जब ये होगा तो इसकी चारों तरफ यही पूरा कलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका एक नए तरीके से कोलाइडल पार्टिकल बन जाएगा। तो ये आपने बनाया बेटा सब के सब, ये थे सारे के सारे प्रिपरेशंस ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। अब प्रिपरेशन हो गई सारी की सारी, ना कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज देखते हैं हम। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। फिर कोगुलेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, फिर प्रोटेक्शन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, फिर यूजेस ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन में अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन की, उसके बाद प्रिपरेशन की बात कर लेंगे। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। आप सब वैसे तो सब जानते हो आप, विस्कोसिटी के बारे में हम बात कर चुके हैं, सरफेस टेंशन के बारे में हम बात कर चुके हैं, फिल्टरेबिलिटी मतलब फिल्टर होने की कंडीशन, फिल्टर कैसे से फिल्टर किया जाएगा, फिल्टरेबिलिटी की बात अभी करेंगे। इसके बाद डिफ्यूजिबिलिटी की बात कर चुके हैं। नॉन सेटलिंग नेचर, इसका नॉन सेटलिंग नेचर होता है, इसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं, है ना बेटा। टिंडल इफेक्ट के बारे में बात कर चुके हैं। नॉन सेटलिंग वही ग्रेविटी में नहीं, नीचे सेटल नहीं होता है। उसका रीजन मैंने आपको बताया था कि जो फोर्सेस बैलेंस हो जाते थे उस तरीके से। टिंडल इफेक्ट के बारे में बात कर चुके हैं, सरफेस टेंशन के बारे में बात कर चुके हैं। अच्छा, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है मतलब एज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं। और जैसे कि सॉल्यूशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं, ऐसे ही ये आपके सॉल्व में भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को फॉलो किया जाता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को आपका फॉलो किया जाता है, ठीक है। ब्राउनियन मूवमेंट, जैसे कि पार्टिकल्स आपके बाकी सबके सब ब्राउनियन मूवमेंट करते हैं, ऐसी ब्राउनियन मूवमेंट इनकी भी होती है। इनके अंदर ब्राउनियन मूवमेंट होती है, नंबर 1। नंबर 2, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज शो करते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जैसे कि वहाँ पर सॉल्यूशन आपके कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज शो करते हैं, तो सॉल्व भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज शो करते हैं। यहाँ पर इनका टिंडल इफेक्ट यानी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, इसके बारे में डिस्कशन में कर चुका हूँ। एक कोन की तरह बन जाता है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी होती है ना। नॉन सेटलिंग नेचर, ग्रेविटी के अगेंस्ट आपका ये जो सेटल होने जाना चाहिए था वो सेटल नहीं होता है। डिफ्यूजिबिलिटी मतलब एक जगह से ये डिफ्यूज हो सकता है, राइट। फिल्टरेबिलिटी कई तरीके से, जैसे डिफरेंट टाइप के पेपर्स लेकर इसको फिल्टर भी किया जा सकता है। सरफेस टेंशन के बारे में मैंने आपको बताया कि सरफेस टेंशन इसका कम कहाँ होता है, ज़्यादा कहाँ होता है। विस्कोसिटी आपके बारे में बताया, लियोफिलिक में क्या होता है, लियोफोबिक में क्या होता है, ये सारा डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। ये थी सारी की सारी प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्ट्स। एंड इसके बाद हम बात करते हैं
प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलेटल सॉल्ट्स, इनको प्यूरिफाई कैसे करोगे आप? जैसे मान लीजिए आपका प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलेटल सॉल्ट्स, प्यूरिफिकेशन करेंगे, फिर कोगुलेशन करेंगे, फिर प्रोटेक्शन करेंगे, इन सब का डिस्कशन हम लोग करते चले जाएंगे। देखिए जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो दो तरह की होती हैं। इम्प्योरिटीज आपकी टू टाइप्स की होती हैं, इसमें आपकी इम्प्योरिटीज टू टाइप्स की होती हैं। एक होती है आपकी इनसॉल्युबल और एक होती है सॉल्युबल। तो जो इनसॉल्युबल प्रॉपर्टीज होती हैं, तो इनसॉल्युबल प्रॉपर्टीज होती हैं, इनसॉल्युबल प्रॉपर्टीज में आप तो सिंपली प्यूरिफाइड बाई, आप लोगों को सिंपली प्यूरिफाइड बाई फिल्टर पेपर एंड अदर्स, फिल्टर पेपर्स हैं एंड अदर्स हैं, तरीकों से अलग किया जा सकता है, ठीक है ना। फिल्टर पेपर्स के जरिए, जैसे अब इनसॉल्युबल प्रॉपर्टीज की आप बात कर रहे हैं कि जो प्रॉपर्टीज आपकी बिल्कुल अलग से हैवी मटेरियल की हैं और वो उनको अलग किया जाता है, आप सिंपली फिल्टर पेपर का यूज कर लीजिए, कोई और तरीका अपना लीजिए, तो उन तरीकों से आप इन चीजों को अलग कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो सॉल्युबल प्रॉपर्टीज हैं, सॉल्युबल इम्प्योरिटीज हैं, उन सॉल्युबल इम्प्योरिटीज को हम कैसे करेंगे सॉल्व? सॉल्युबल इम्प्योरिटीज को निकालने के लिए, यानी कि वो उस सॉल्व के अंदर ही सॉल्युबल हो गई, उनको निकालने के लिए हम तमाम तरीके इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम डायलिसिस का यूज करते हैं, जैसे हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, इनका इस्तेमाल करते हैं, है ना। इलेक्ट्रोफोरेसिस, कैटाफोरेसिस, इससे भी हम अलग कर लेते हैं मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स को, इन सबको भी समझेंगे हम। अब जरा समझिएगा कि सिंपल फिल्ट्रेशन तो सभी जानते हैं, सब भी सबसे पहली बात है समझते हैं हम डायलिसिस होगा क्या, कि जैसे आपने जो ये है आपका ऑस्मोसिस की तरह होता है, ये इसमें एक तरीके से इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस होती है। डायलिसिस मतलब इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस की तरह नहीं होता है, बल्कि थोड़ा सा अलग होता है। डायलिसिस मान लीजिए कि इसमें आपको सब चीज़ें भरी हुई हैं, ब्लड भी है और सॉल्ट भी है। एक्चुअली क्या होता है ना, ब्लड एक कॉलिगेशन है, कॉलिगेटिव वो है, कोलाइडल है, नेगेटिव कोलाइडल है, याद रखिएगा, ब्लड एक नेगेटिव कोलाइडल है। अब जब ये किडनी उन सॉल्ट्स को फिल्टर नहीं कर पाएगी, तो क्या होगा, वो सॉल्ट इस ब्लड में मिल जाएंगे, वो सॉल्ट जब ब्लड में मिल जाएंगे तो ब्लड को कोगुलेट कर देंगे, कोगुलेट कर दिया तो ब्लड खराब हो गया, ब्लड खराब होने पर डेथ हो गई, समझिए। तो क्या हुआ कि अगर हम इस ब्लड को प्यूरिफाई कर लें, यानी अगर हम इसके अंदर से जो सॉल्ट्स एक्स्ट्रा हैं, जो इसकी क्वालिटी को खराब कर रहे हैं, ब्लड को खराब कर रहे हैं, इस ब्लड को बिल्कुल थक्का जमा दे रहे हैं, पानी बना दे रहे हैं, नीचे जमा दे रहे हैं और वो वेसल्स में फंस जा रहा है और जिससे स्ट्रोक और तमाम चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं, तो वो जो सब हो जाता है,
तो इसको रोकने के लिए डेथ को रोकने के लिए कोगुलेशन करना पड़ेगा, कोगुलेशन को रोकना पड़ेगा। कोगुलेशन को रोकने के लिए इसके अंदर सॉल्ट की जो परसेंटेज है, सॉल्ट की जो प्रेजेंस है, उसको खत्म करना पड़ेगा। अब इसके लिए हमने क्या किया, एक तरीका अपनाया डायलिसिस का। डायलिसिस में क्या होता है कि एक बैग है, उस बैग के अंदर ब्लड और साथ ब्लड जो इम्प्योर ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है इसके अंदर, तो इम्प्योर ब्लड है तो फिर ऑब्वियसली उसके अंदर ब्लड के साथ साथ सॉल्ट्स भी होंगे। ठीक, अब इलेक्ट्रोऑस्मोसिस होती है। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस की तरह, जैसे इलेक्ट्रोऑस्मोसिस में तो सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर बाहर आता है, सॉल्वेंट बाहर आता है, डिस्पोजल मीडियम बाहर आता है। लेकिन डायलिसिस में क्या होता है कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जितने भी, चाहे वो सॉल्ट किसी के भी हो, चाहे वो डिस्पोजल फेस के हो और चाहे वो डिस्पोजल मीडियम के हो, वो सब बाहर आने लगते हैं डायलिसिस में। केवल जो अंदर बैग के अंदर रहते हैं, बैग के अंदर कौन रहते हैं, जो कि बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, बिग मॉलिक्यूल्स, कांट पास बैग, बड़े मॉलिक्यूल्स बैग को पास नहीं कर पाते। और बड़े मॉलिक्यूल्स कौन होते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स किसके होंगे, फैट के होंगे, सेल्स होंगी, है ना, प्रोटीन्स के होंगे, ये सब पास नहीं कर पाते हैं। यानी कि इसका मतलब इन्हीं सबसे तो ब्लड बना होता है। तो एक तरह से क्या हुआ, जब ब्लड इन सबसे मिलके बना है, तो जब ब्लड में ये सब चीजें हैं और सॉल्ट और जैसे डिस्पोजल मीडियम वो सब चीजें खत्म हो गई हैं, तो सॉल्ट निकल गए तो ब्लड प्यूरिफाई हो गया। ब्लड प्यूरिफाई हो गया तो अब चूंकि आपकी किडनी वर्क कर नहीं रही है, तो फिल्ट्रेशन तो आपकी किडनी कर नहीं पा रही है। जब किडनी फिल्ट्रेशन नहीं कर पा रही है, सॉल्ट आपके फिल्टर नहीं हो रहे हैं, तो फिर क्या होगा, तो फिर अल्टीमेटली ये होगा कि आपके जो वहाँ पे चीज़ें हैं जमा होती रहेंगी। फिर आपका 1 महीने में आपका ब्लड फिर डिस्टर्ब हो गया, फिर आपको सही कराना पड़ा। इसलिए लोगों को पहले 2 महीने पे, फिर 1 महीने पे, फिर 15 दिन पे, तो इस तरीके से धीरे धीरे करके आपकी डायलिसिस का टाइम पीरियड कम होता चला जाता है। और ये चीज़ें अल्टीमेटली जहाँ तक कोशिश की जाती है, डॉक्टर करते हैं, उसके बाद तो सब होता ही है, जो सब जानते हैं। तो इसका मतलब ये डायलिसिस हो गया। ऐसे ही इसमें अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस का मतलब भी क्या है, मतलब है वो सॉल्ट्स को उससे निकाल लेना। क्योंकि अगर आप सॉल्ट्स को नहीं निकालोगे ना, तो कोलाइडल को सॉल्ट खराब कर देता है। रीजन क्या है, हम क्यों प्यूरिफाई कर रहे हैं, हम प्यूरिफाई इसीलिए तो कर रहे हैं क्योंकि हो क्या रहा है कि अगर आप प्यूरिफाई नहीं करोगे, अगर उस कोलाइडल से आपने, मान लीजिए आपके पास एक कोलाइडल है, इम्प्योर कोलाइडल क्या है, इम्प्योर सॉल्ट का मतलब क्या है, इम्प्योर सॉल्ट का मतलब है सॉल्ट हैविंग इम्प्योरिटीज ऑफ सॉल्ट्स। अब इनकी जो इम्प्योरिटीज हैं, इन्हीं को तो निकालना है, तभी तो वो प्योर बनेगा। यानी सॉल्ट्स को निकालने के लिए आप ऐसे तरीके अपना रहे हो, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन अपना रहे हो, जिससे मतलब क्या इसके पार्टिकल्स हैं, जो पार्टिकल्स छोटे होते हैं, डिस्पर्स फेस भी ज्यादा है, जो पार्टिकल्स हैं वो निकल जाए। तो सॉल्ट के अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में भी यही होता है कि सॉल्ट के पार्टिकल्स आपके निकल जाए, इस तरह का पेपर लिया जाता है। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मतलब, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल का मतलब यही हुआ कि उनको किस मशीन के थ्रू आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के जरिए अपोजिट टू दैट कोलाइडल मूव कराइए पार्टिकल्स को, तो वो जो सॉल्ट के पार्टिकल उससे भी निकल जाए। ऑस्मोसिस से क्या होता है, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस क्या होती है, देखो इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस से ये होता है कि आपका ऑस्मोसिस में जो डिस्पर्जन मीडियम के, जैसे ये आपका है, तो इससे डिस्पर्जन मीडियम के जो पार्टिकल्स है वो बाहर निकल जाते हैं, डिस्पर्स फेस के पार्टिकल्स नहीं निकलते। ये आपका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इसके थ्रू ऑस्मोसिस होती है। इलेक्ट्रिसिटी की मौजूदगी में अगर ऐसा होता है तो इलेक्ट्रोऑस्मोसिस कहलाती है, नॉर्मल होता तो नॉर्मल ऑस्मोसिस कहलाती। ठीक है, कैटाफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस या कैटाफोरेसिस का मतलब ये हुआ कि अगर आपका कोई कोलाइडल है और उसमें सॉल्ट्स मौजूद हैं, अब उनमें सॉल्ट्स मौजूद हैं तो क्या करोगे आप उनको एक इलेक्ट्रोड साथ में लगा दिए, तो जब सॉल्ट्स होंगे तो वो सॉल्ट, एक कैटाइन जो होगा वो इधर चला जाएगा, एनाइन जो होगा वो इधर चला जाएगा, एनाइन इस पे चला जाएगा और कैटाइन इस पे चला जाएगा, तो यहाँ पे आपका A प्लस आएगा, यहाँ पर आपका B माइनस आएगा। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस है, और इसे हम कहते हैं ना, यहाँ पर कहते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जब दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में आप लगाओगे तो कैटाइन इस तरफ चला जाएगा, और कैटाइन का मूवमेंट करना इसे कैटाफोरेसिस कहते थे, एनाफोरेसिस वैसे कह देंगे, ओवरऑल कैटाफोरेसिस, ओवरऑल इलेक्ट्रोफोरेसिस कह देते हैं बेटा।
ये सब तरीके हैं जिन तरीक़ों से आपके सॉल्ट्स जो कि उसमें एज ए इम्प्योरिटी अगर इनसॉल्युबल हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सॉल्युबल है तब बड़ी समस्या है। उस समस्या को दूर करने के तरीके यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि इन तरीक़ों से चीज़ों को कर सकते हो। अच्छा, सॉल्ट्स को इतना निकालने के लिए क्यों मजबूर कर रहे हैं? क्योंकि सॉल्ट ही तो है जो कोलाइडल सॉल्ट, जो कोलाइडल है, इलेक्ट्रोलाइट ही तो है, जो इलेक्ट्रोलाइट ही तो सबसे बड़ा दुश्मन है। तो क्या मतलब हुआ, हमने हर जगह देखा सॉल्ट 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 सॉल्ट, सॉल्ट का मतलब क्या था? सॉल्ट का मतलब था इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट कौन है? इलेक्ट्रोलाइट इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ सॉल्ट। है ना? क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा? इलेक्ट्रोलाइट आपका क्या करेगा? इलेक्ट्रोलाइट कैसे बिगेस्ट एनिमी होंगे सॉल्ट का? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट के कोगुलेशन के लिए जिम्मेदार होता है। इलेक्ट्रोलाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोगुलेशन ऑफ, इलेक्ट्रोलाइट इज responsible for coagulation of salt. कोगुलेशन का मतलब क्या? कोगुलेशन का मतलब जैसे जो आप सॉल्यूशन में इस वर्ड का नाम समझते थे प्रेसिपिटेशन, तो बस ये वही कोगुलेशन है, समझ गए? तो इलेक्ट्रोलाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन। अब है क्या बेसिकली? अभी आपने देखा था जैसे कोई सपोज करो एक पार्टिकल है आपका जो कि एक FuH का होल थ्राइस है मान लो, और इस पार्टिकल के बीच में, अब देखिए मैं बताता हूँ कि ऐसा क्या होता है, कोगुलेशन कैसे होता है। जैसे सपोज करो कि आपके यहाँ पर Fe प्लस तो Fe3 प्लस इस तरीके से एब्जॉर्ब होता चला गया। मैं ये इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ आपको कि कॉमन आयन एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इस तरीके से क्या होगा कि ये एक हमारा कोलाइडल पार्टिकल है, इस कोलाइडल को कोलाइडल पार्टिकल को करने के लिए कौन आएगा? FeCl3 तुमने यूज किया था, तो इसमें Cl माइनस 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 माइनस Cl माइनस Cl माइनस, ये आएगा। ये एक आपकी नेगेटिव चार्ज की, आपकी चार्ज की होगी। अब ये नेगेटिव चार्ज की लेयर इसको बैलेंस करेगी, चलो समझिएगा। अब सपोज करो आप, ये तो Fe3 प्लस हो गया। अब ये देखिए दोनों ये आपकी दोनों लाइनें हैं, दोनों के बीच में ये डिफरेंस है। तो यहाँ पर ये जो होगी, दिस इज कॉल्ड आपकी ये जो पॉइंट है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है, जहाँ पर उसका कोलाइडल आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है। और यहाँ पर होता क्या है? यहाँ पर होता ये है कि अगर आप इसके कोलाइडल को, इस पार्टिकल को डिस्टर्ब करना चाहते हो तो आप क्या करोगे? आप एक इलेक्ट्रोलाइट भेज दोगे। जैसे यहाँ Cl माइनस है, तो आपने क्या किया? एक इलेक्ट्रोलाइट भेज दिया। आपने कहा यार KNO3 तुम चले जाओ। आपने कहा एक काम करो KNO3 तुम चले जाओ। KNO3 का इलेक्ट्रोलाइट आपने भेज दिया। अब उसने क्या, उसके K प्लस ने क्या किया? उसके K प्लस ने इसके कुछ Cl माइनस को हटा लिया। आ जाओ तुम आ जाओ। K प्लस ने कहा आ जाओ तुम आ जाओ। इस तरीके से कुछ Cl माइनस हट गए। जैसे कुछ Cl माइनस हटे तो क्या हुआ कि जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और जो यहाँ पर ग्रेविटी, इसकी जो ग्रेविटी थी और जो इसकी ग्रेविटी थी, और जो यहाँ पर इसकी ग्रेविटी थी
और ऊपर एक ये आपका इलेक्ट्रिक फोर्स था, ये दोनों आपस में बैलेंस थे। तो जैसे ऐसा हुआ तो ये इम्बैलेंसिंग जो हो गई, ये अभी तक पहले बैलेंस थे, ठीक है। अब जैसे ही एक आया और उसने तोड़ा तो ये एफ जो है ना वो अब बैलेंस नहीं रह गया, अब बैलेंस नहीं रह गया, अब ग्रेविटी ज़्यादा हो गई। तो ऐसी स्थिति में ग्रेविटी ज़्यादा हो गई इलेक्ट्रिक फोर्स से, क्योंकि वहाँ पे तो जब ग्रेविटी ज़्यादा हो जाएगी तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज़्यादा हो जाएगी, तो पार्टिकल क्या करेगा, पार्टिकल सेटल होने लगेगा, सेटल डाउन। तो फिजिक्स से आप पूरी केमिस्ट्री को समझो। तो ग्रेविटी जब कम ज़्यादा हो गई तो पार्टिकल सेटल डाउन होने लगा, जब पार्टिकल सेटल डाउन होने लगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा भाई, इसी को कहेंगे कोगुलेशन। सेटल डाउन का मतलब ही है कोगुलेशन। तो किसने ये पूरा ड्रामा किया, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, वो इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट कौन हुआ, इलेक्ट्रोलाइट सबसे बड़ा दुश्मन हुआ किसका, एक सॉल्ट का पार्टिकल बैलेंस था, समझ गए। तो किसी इलेक्ट्रोलाइट में बेसिकली जो काम कर रहा है वो कौन काम कर रहा है, कैटाइन या एनाइन काम कर रहा है। तो जितना अमाउंट हमें रिक्वायर्ड है किसी इलेक्ट्रोलाइट किसी सॉल्ट को कोगुलेट करने के लिए, दैट मिनिमम अमाउंट इज कॉल्ड एज, ये आपके जो मिनिमम अमाउंट है इसके टर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं कोगुलेटिंग पावर को, किसी कैटाइन की या किसी एनाइन की। किसी एनाइन की कोगुलेटिंग पावर इस तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है, समझ गए। This is called coagulation. So the minimum amount of electrolyte which is required coagulate और यहाँ एक वर्ड और है फ्लक्चुएट सॉल्ट को कोगुलेट करने के लिए या फ्लक्चुएट करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट की जरूरत पड़ती है, दैट मिनिमम अमाउंट इज कॉल्ड एज कोगुलेटिंग वैल्यू। दैट मिनिमम अमाउंट इज कॉल्ड एज कोगुलेटिंग वैल्यू, उसको हम कोगुलेटिंग वैल्यू कहते हैं। दैट इज कॉल्ड एज कोगुलेटिंग और फ्लक्चुएटिंग वैल्यू। कोगुलेटिंग और फ्लक्चुएटिंग वैल्यू याद रखिएगा, जिसका जिस आयन का जितना ज्यादा अमाउंट यूज करना पड़ेगा उसकी कोगुलेटिंग वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, और जिसकी जितनी ज्यादा कोगुलेटिंग वैल्यू होगी, यानी ज्यादा करना पड़ रहा है तो उसकी पावर तो कम हो गई ना, उसकी उतनी ही कम कोगुलेटिंग पावर होगी, उतनी ही कम कोगुलेटिंग पावर होगी। कोगुलेटिंग पावर ऑफ आयंस, अगर किसी का अमाउंट ज्यादा यूज करना पड़ रहा है इसका मतलब उसमें शक्ति कम है, और किसी का अमाउंट अगर कम यूज करना पड़ रहा है इसका मतलब उसमें शक्ति ज्यादा है। तो अगर कहीं पे शक्ति ज्यादा है यानी कि इसका मतलब अगर कहीं पे कम अमाउंट है तो उसकी पावर ज्यादा है, रिक्वायर्ड अमाउंट कम है तो उसकी पावर ज्यादा है, रिक्वायर्ड अमाउंट ज्यादा है तो उसकी पावर कम है ना। सो दिस इज कॉल्ड कोगुलेटिंग पावर। अब यहाँ पर सवाल इस बात का उठता है, बहुत सारे कैटायंस होते हैं, बहुत सारे एनायंस होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम किसकी कोगुलेटिंग पावर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करें, किसकी ज़्यादा आता है किसका कम आता है। तो इसमें एक रूल दिया, हार्डी-सुजैन रूल फॉर कोगुलेटिंग पावर।
Artificial rule for coagulating power. According to this, जितना जिस पे चार्ज होगा, याद रखिएगा, जितना जिस पे चार्ज होगा उतना ज़्यादा कैटाइंस के लिए चार्ज को कैटाइंस के देख लो, एनाइन के लिए चार्ज को एनाइन के देख लो। जैसे Sn+4 है, इसमें चार्ज ज़्यादा है, Al3+ पे चार्ज उससे कम है, मैग्नीशियम से चार्ज उस पर, और मान लीजिए उसके बाद आपका सोडियम पे चार्ज उससे भी कम है। तो आपका अगर जिसका चार्ज जितना ज़्यादा है कोगुलेटिंग पावर उतनी ज़्यादा होती है। फॉर एनाइन अगर मैं देखूँ, एनाइन अगर मैं देखूँ बहुत ज़्यादा ऐसी आवाज़ करता है यार बहुत खतरनाक आवाज़ आ रही होगी बेटा। ये आपका Fe6 माइनस, इसके बाद ओ माय गॉड इतना भयंकर आवाज़ आ रही थी। ये आपका सल्फेट है और ये आपका Cl माइनस है। पुराना ऐसी है, चेंज करना पड़ेगा चलिए, तो K for Fe6 का आपका ये आ गया, PO4 3 माइनस है, SO4 2 माइनस है, Cl माइनस ये है। तो चार्ज जितना ज़्यादा हुआ वैसे होता चला जाएगा, ये चार्ज पे डिपेंड करता है। तो अब ये बताइए, अगर ये चार्ज यानी बैलेंस यानी चार्ज पे डिपेंड करता है, कोगुलेटिंग पावर चार्ज पे डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ज़्यादा कोगुलेटिंग पावर होगी, और जितना ज़्यादा कोगुलेटिंग पावर होगी उतनी कम कोगुलेटिंग वैल्यू होगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ से दो बातें कह सकते हैं कि कोगुलेटिंग पावर is directly proportional to charge on cation चार्ज ऑन आयन, ऐसे लिख दो, चार्ज ऑन आयन, जो भी हो चार्ज, कैटाइन या एनायन की बात क्यों कहें हम। और जो कोगुलेटिंग वैल्यू है चार्ज ऑन आयन पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है कोगुलेटिंग वैल्यू, कोगुलेटिंग पावर, है ना। एक बड़ी स्टार पॉइंट की बात बता रहा हूँ, बहुत ही जबरदस्त बात बता रहा हूँ, बिल्कुल डिफरेंट चीज बता रहा हूँ बेटा। एक लायोट्रोपिक सीरीज होती है, ये जो गिवन बाय हॉफमीस्टर, इन्होंने क्या किया कि देखो, आप वैसे तो देख ही रहे हो कि बैलेंस चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन कहीं कहीं पे अगर चार्ज बराबर हो जाए तब कैसे कंपेयर करोगे? अगर कहीं पे चार्ज बराबर हो जाए तब कैसे कंपेयर करोगे? उसके लिए इन्होंने एक बात कही कि फॉर कैटाइन्स सबसे ज्यादा बताया मैग्नीशियम का, फिर कैल्शियम, फिर बेरियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम। मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर बेरियम, फिर पोटेशियम, सॉरी सोडियम, और फिर पोटेशियम। अब आप समझो, वैसे तो देखो तुम्हें पता ही है कि चार्ज ज्यादा होगा तो चार्ज होगा ही, चार्ज ज्यादा हो जाएगा तब तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। लेकिन अगर कहीं पे चार्ज सेम आ जाए, जैसे कि तीनों का सेम आ गया, देन वहां पे मैग्नीशियम का ज्यादा है, और इसके हिसाब से कोगुलेटिंग पावर आप निकाल लोगे, कोगुलेटिंग पावर के टर्म है ये, और कोगुलेटिंग वैल्यू इसके जस्ट अपोजिट होगी, है ना। फॉर एनाइन सल्फेट, फिर क्लोराइड, फिर आपका नाइट्रेट, फिर आपका क्लोराइड, फिर आपका आई माइनस। इस तरीके से जितना इन्होंने दिया है, ये बहुत ही डिफरेंट चीज़ है, ये आपको बहुत ही नई जगह, बहुत ही कम जगहों पे ऐसा देखने को मिलेगा, एंड यू विल फाइंड दैट दिस थिंग इज वेरी वेरी डिफरेंट। लायोट्रोपिक सीरीज, है ना। इस पर सब पे बेस्ड क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस करेंगे।
पूरा के पूरा डिस्कशन हम लोग करेंगे। आई थिंक कि इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस का डिस्कशन है वो हमारे लिए बहुत ही इजीली अभी हम करने वाले हैं, थोड़ी देर में डिस्कशन कर लेंगे आराम से। ओके बेटा, चलिए 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 जाइए जाइए जाइए। हाँ चलिए, इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद ये इसके बाद हम देखते हैं आपका ये आपने देखी कोगुलेटिंग पावर, है ना। अब हम बात करते हैं प्रोटेक्टिव पावर की, प्रोटेक्शन की, प्रोटेक्टिव पावर ऑफ ए कोलाइड। ये जो प्रोटेक्टिव पावर होता है दैट इज बेसिकली गवर्न्ड बाय गोल्ड नंबर। इसी को हम गोल्ड नंबर से गवर्न करते हैं, ठीक है। देखिए एक्चुअली क्या होता है कि आपका लियोफोबिक है, अब ये लियोफोबिक है, जैसे मान लीजिए आपने इसमें लियोफोबिक ले लिया, और इस लियोफोबिक में आपने ये आपका ये ऐसे है, और यहाँ पर आपका ये एक ऊपर सॉल हमने मिला लिया, लियोफिलिक, एक लियोफिलिक सॉल हमने मिला दिया। जब लियोफिलिक सॉल्ट मिला दिया तो क्या किया इसने, अब क्या होगा, जैसे हमें इलेक्ट्रोलाइट से हम थोड़ा सा इसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इसकी सुरक्षा करना चाहते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइट हम यहाँ डालेंगे, मान लीजिए कोई, अब ये इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट हमने यहाँ पर ऐसे डाल दिया। जब इलेक्ट्रोलाइट आपने यूँ डाल दिया तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि जो लियोफिलिक है वो तो इलेक्ट्रोलाइट से ज़्यादा इफेक्टेड होता नहीं है। अच्छा, लियोफोबिक में अगर जरा सा भी इलेक्ट्रोलाइट डाल देते तो वो बेकार हो जाता। तो क्या किया हमने, एक लेयर ऊपर बना दी। अब सवाल इस बात का उठता है कि इस लियोफिलिक की, जो लियोफिलिक सॉल है, इसकी कैपेसिटी कितनी है। द कैपेसिटी ऑफ लियोफिलिक सॉल मीन्स, क्योंकि अभी लियोफिलिक ही तो कैपेसिटी टू प्रोटेक्ट। अब सवाल उठता है इसकी प्रोटेक्ट की करने की कैपेसिटी कितनी है, उसी को हम क्या कहेंगे, इसी को इसकी प्रोटेक्टिव पावर कहेंगे। दिस इज कॉल्ड प्रोटेक्टिंग पावर, समझ गए। अब सवाल उठा कि कैसे हम इसको डिफाइन करें। दिस प्रोटेक्टिंग पावर इज डिफाइंड बाय गोल्ड नंबर सिग्मॉन डी, जेड सिग्मॉन डी, जेड साइलेंट होता है तो सिग्मॉन डी कहते हैं, सिग्मॉन डी proposed a number called gold number। सवाल उठा कि गोल्ड नंबर क्या है। देखिए, इट इज द नंबर ऑफ मिलीग्राम्स of लियोफिलिक सॉल्ट to protect the (10 ml gold salt
10 ml gold salt by adding 1 ml of 10% NaCl, 1 ml of 10% NaCl solution. समझ गए आप? मतलब लाइक अगर तुमने जैसे यहाँ पर एक कोई लियोफोबिक सॉल्ट लिया है, गोल्ड सॉल्ट लिया है, अब गोल्ड सॉल्ट के आपने कितने लिए, गोल्ड सॉल्ट आपने ले लिया, गोल्ड सॉल्ट आपने लिया 10 ml, 10 ml गोल्ड सॉल्ट लिया, ठीक। तो कितने मिलीग्राम इसके लिए, ये वाले हाउ मेनी मिलीग्राम्स, कितने मिलीग्राम, बस इसके बाद ये लेक्चर ये पोर्शन खत्म हो जाएगा। कितने ml इसके लिए, हाउ मेनी ml, मिलीग्राम, कितने मिलीग्राम इसके लिए, टू प्रोटेक्ट द गोल्ड सॉल्ट 10 ml गोल्ड सॉल्ट फ्रॉम बाय एडिंग, इसे हम ऐड करेंगे 1 ml 10% NaCl, ये NaCl की स्ट्रेंथ है कि NaCl 10% लिया जा रहा है ना। तो इस तरीके से जो नंबर्स हैं, जो नंबर ऑफ मिलीग्राम्स हैं, दैट इज कॉल्ड बेसिकली गोल्ड नंबर बेटा, उसी को हम गोल्ड नंबर कहते हैं। और हमारा पेन डिस्चार्ज हो चुका है। गोल्ड नंबर की डेफिनेशन को हमने अच्छे से समझा है। अब गोल्ड नंबर पर प्रैक्टिस करते हैं। गोल्ड नंबर और प्रोटेक्टिंग पावर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। अब आप समझिए ना, जितने ज्यादा मिलीग्राम की रिक्वायरमेंट आएगी इसका मतलब उतना ही कम पावरफुल है ये लियोफिलिक सॉल्ट। तो ऑब्वियसली जितनी कम रिक्वायरमेंट की आएगी उतना ही ज्यादा पावरफुल है, उतना ही ज्यादा प्रोटेक्टिव पावर है इसकी। तो प्रोटेक्टिंग पावर और गोल्ड नंबर आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। चलिए इसके बाद थोड़ा सा रिचार्ज कर लेते हैं पेन को, फिर से इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ये लेक्चर में अभी डिस्कशन और इस चीज़ का होना बाकी है। काफ़ी मैक्सिमम आपकी सरफेस केमिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है। मुझे लगता है ये सरफेस केमिस्ट्री आपकी अगले 45 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगी विद क्वेश्चंस, क्योंकि मैक्सिमम थिंग्स आई हैव डिस्कस्ड, सम थिंग्स आर लेफ्ट विच आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट 45 मिनट्स।